नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद से पास नए कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी देने और इसके कानून बन जाने के एक दिन बाद प्रदर्शन तेज हो गया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में तो प्रदर्शन हो ही रहा है। बीजेपी शासित कर्नाटक में आज किसान संगठनों ने बंद बुलाया है। प्रदर्शन करने वालों ने कई मार्गों को जाम कर दिया है। कर्नाटक में प्रदर्शन कृषि से जुड़े 5 विधेयकों को लेकर किया जा रहा है। इसमें से 3 विधेयक जो अब कानून बन गए हैं तो केंद्र सरकार के हैं और 2 विधेयक कर्नाटक सरकार के हैं। कर्नाटक से जुड़े इन दोनों विधेयकों को विधानसभा ने पास कर दिया है। इन विधेयकों के कानून बनने पर राज्य में कृषि भूमि को खरीदना आसान हो जाएगा। दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक ट्रैक्टर जलाकर कृषि कानूनों का विरोध जताया, जिसके बाद मूल रूप से पंजाब के रहने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर में आग यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाई है, जो पंजाब से आए थे। यूथ कांग्रेस की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह की जयंती पर इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने लिखा है कि कार्यकर्ताओं ने विरोध के दौरान राजपथ पर एक ट्रैक्टर को आग लगाई। पंजाब और हरियाणा के किसानों में कृषि से जुड़े इन तीनों विधेयकों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी इसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं कृषि विधेयकों के मुद्दे पर ही बीजेपी के सबसे पुराने साथी रहे श्रोमणी अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का साथ छोड़ दिया है। एनडीए छोड़ने के बाद श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि एनडीए का गठबंधन केवल नाम के लिए कागजों पर है। इसमें पिछले 10 सालों से एनडीए के दलों को बुलाकर कुछ भी चर्चा नहीं की गई है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बादल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए केवल कागजों पर ही रह गया है। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समय को याद करते हुए कहा कि वाजपेयी के समय में एनडीए में शामिल दलों के बीच उचित संबंध हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता एनडीए के संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन ये दुखद है कि हमने एनडीए बनाया लेकिन आज एनडीए नहीं बचा है। इंडियन एक्सप्रेस की रविवार की रिपोर्ट पर उपसभापति हरिवंश ने जवाब दिया है। इसमें कहा गया है कि हरिवंश ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा है, ये बात सच है कि डीएमके सांसद शिवा ने अपनी सीट से ही मत विभाजन की मांग की थी, मगर उन्होंने साथ ही कहा कि मत विभाजन के लिए सदन में व्यवस्था का होना भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है। बता दें 20 सितंबर को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कृषि सुधार से संबंधित 2 बिल राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गए थे। विपक्ष का आरोप है कि उनके द्वारा की गई वोटिंग यानी मत विभाजन की मांग को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सफाई जारी करते हुए कहा था कि मत विभाजन की मांग विपक्षी दलों के सांसदों ने अपनी सीटों से नहीं उठाई थी। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने 20 सितंबर की राज्यसभा की रिकॉर्डिंग का बारीकी से अध्ययन किया तो पाया कि मत विभाजन के वक्त 2 सांसद अपनी सीट पर ही थे, जिस पर अब उपसभापति ने जवाब दिया। कोरोना संकट के 6 महीने बीतने और लॉकडाउन के चलते अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के सामने अब भी चुनौतियां बरकरार हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था एक अलग तरह की चुनौती से गुजर रही है और कोरोना का संकट कब खत्म होगा इसका कोई संकेत नहीं है, खासतौर पर जब इसकी कोई वैक्सीन अब तक नहीं आ सकी है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में निर्मला ने कहा कि 6 महीनों में वास्तव में चुनौती कम नहीं हुई है, बल्कि चैलेंज बदल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वित्त मंत्रालय किसी भी समस्या के समाधान के लिए तेजी से एक्शन ले रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षण संस्थानों ने ही नहीं बल्कि कम से कम 7 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने, 7 अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थानों ने और यहां तक कि आरबीआई ने अपने कर्मचारियों के वेतन से पीएम केयर्स फंड में दान दिया, जो कि 204 करोड़ के पार है। आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक सबसे अधिक पैसे एलआईसी ने दिए हैं, जिसने 113 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान पीएम केयर्स फंड में दिया है, जिनमें से 8.5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के वेतन से दिया गया है। वहीं बैंकों में सबसे अधिक एसबीआई ने 117 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं, तो आरबीआई ने अपने कर्मचारियों के वेतन से 7 करोड़ 34 लाख से ज़्यादा रुपए दिए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की ओर से सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए फिल्म प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद ने एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रसाद के वकील सतीश मान शिंदे ने रविवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया कि एजेंसी के अफसरों ने प्रोड्यूसर को परेशान और ब्लैकमेल किया। वकील ने बताया कि क्षितिज प्रसाद को पूछताछ के दौरान करण जौहर और उनके टॉप के एग्जीक्यूटिव को फंसाने के लिए जोर जबरदस्ती की गई। ये भी कहा गया कि अगर करण जौहर समेत लोगों के नाम ले लोगे तो वो क्षितिज प्रसाद को छोड़ देंगे।
भारत में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 60 लाख के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में भारत में 82,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 1,039 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 60,74,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या 95,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,62,000 के पार हैं। भारत में पिछले एक दिन में 7 लाख से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे देश में अब तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 7 करोड़ 19 लाख के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 29 लाख के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या 9,26,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2 करोड़ 46 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 71,14,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,04,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 47,32,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,41,000 के पार हो गई है। अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद रविवार को एक बार फिर भड़क उठा है। अर्मीनिया और अजरबैजान विवादित नागोर्नो काराबाग को लेकर एक बार फिर लड़ाई के मैदान में है। वहां हेलीकॉप्टर और टैंकों को मार गिराने की रिपोर्ट मिली है। दोनों ही तरफ सैनिक और नागरिक हताहत हुए हैं। अब तक 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। बता दें, विवादित नागोर्नो काराबाग 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका है, जहां अर्मीनियाई, ईसाई और मुस्लिम तुर्क रहते हैं। सोवियत संघ के अस्तित्व के दौरान ये अजरबैजान के भीतर ही एक स्वायत्त क्षेत्र बन गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।